इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है उत्तराखंड यूपी की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एक राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला में लिया भाग। बैठक का मुख्य उद्देश्य मिशन हैट्रिक 2027 को है सफल बनाना। UKSSC पेपर लीक मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मास्टरमाइंड खालिद को किया पुलिस ने गिरफ्तार। वहीं फर्जी अभ्यर्थी ले जाने पर मामले ने पकड़ा तूल। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने GST सुधार 2025 पर बयान आया सामने। कहा, मोदी सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है। GST सुधार उसी दिशा में एक बड़ा कदम। सैलानियों से गुलजार रहने वाली नैनीताल बारिश की वजह से सूना। लगातार बारिश और पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाओं के कारण पर्यटकों ने की तौबा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एक राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला में भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य उद्देश्य मिशन हैट्रिक 2027 को सफल बनाना और पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त करना रहा। आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य को लेकर भाजपा ने ये रणनीतिक पहल की है। कार्यशाला में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जमीनी संगठन को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया। इसमें भाजपा के कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। इन सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के विस्तार, कार्यकर्ताओं की भागीदारी और चुनावी तैयारियों पर गहराई से चर्चा की। ये कार्यशाला भाजपा की दीर्घकालिक चुनावी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि पार्टी ने 2027 के चुनावों के लिए कमर कस ली है। संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने के साथ साथ पार्टी सुनिश्चित करना चाहती है कि हर मतदाता तक उसकी नीतियों और योजनाओं की पहुंच हो। UKSSC पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने खालिद को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। अब उसे देहरादून ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। जानकारी के अनुसार हरिद्वार SSP और देहरादून SSP द्वारा खालिद से पूछताछ की जाएगी। वहीं UKSSC पेपर लीक मामले का विरोध अभी थमा नहीं था कि इस मामले पर अभी एक नई अपडेट सामने आई है। देर शाम लक्सर के एक निजी कॉलेज के छात्रों को फर्जी अभ्यर्थी बताकर मुख्यमंत्री आवास तक बसों में भरकर ले जाया गया, जिन्हें बेरोजगार बताकर प्रदर्शन में शामिल किया गया। वहीं दूसरी ओर नेपाली फार्म पर फर्जी अभ्यर्थियों से भरी बसों को बेरोजगार संघ ने पकड़ लिया। इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए ये वीडियो। आप कौन सी क्लास में बेटा? फर्स्ट सेमेस्टर में। जी। क्या बोला गया आपको? ये बोला गया कि आपको गेम होगा वहाँ पे, सीएम सर आएंगे और आपसे मिलेंगे। और से बोला गया जी। हमने पूछा कि क्यों जा रहे हैं, हम तो घर जा रहे हैं जी। सभी को जाना पड़ेगा, बच्चों को सभी जाएंगे, उस साइड से लेके सभी चले गए। और क्या बोला गया कि वहाँ क्या बोलना होगा? और आना जाना है अपना, और ये भी नहीं, सर को भी नहीं मालूम है कि वहाँ क्या होगा। सर आप लोगों को पता नहीं है कौन सा कॉलेज है आपका? ये आपका कॉलेज कौन सा है? कॉलेज कौन सा बेटा आपका? आराम से बोला। हर्ष PG गायसी कॉलेज। इसका मालिक कौन है? इसके जी हर्ष दौलत सर। हर्ष दौलत सर है, लक्सर से। जिम्मेदारी भी अब हमारी है। बेटा कहाँ से हो आप? अच्छा, हमें स्कूल में बोला था कि टूर पे जा रहे, घूमने के लिए जा रहे। क्या? घूमने के लिए जा रहे, घूमने के लिए। हाँ। तो हमको घूमने के बहाने से यहाँ लेके आ रहे, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, आपको क्या होंगे? क्या होगा कि कौन होगा वहाँ? मैं समझ रहा हूँ बच्चे, हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो।
हम जो कर रहे हैं वो युवाओं के आगे आने वाले वक्त के लिए अच्छा है? नहीं, ये देखो यार, क्या ये इन बच्चों को बिना बताए और एक्चुअल क्या प्रॉब्लम था उसको बिना बताए इनको लिया जा रहा है। और ये तमाम बस, ये दूसरी तीसरी बस है, इसका ड्राइवर कहाँ है? कितने बजे चलाया गया आपको भाई? 1 बजे। और वहाँ कब पहुँचे? 5 बजे पहुंचे थे। अच्छा, वहाँ गए तो क्या हो रहा था वहाँ? सर 2 तंबू लगे हुए थे, छोटा सा ग्राउंड था। शुरुआत से बताओ आप। शुरुआत से सर, हम कोली जाए, कोली से हमें बुलाया गया, कहा गया कि सभी लड़कों को देहरादून जाना है। देहरादून में हमने पूछा सर क्यों? उन्होंने कहा गया कि सीएम सर आएंगे, थोड़ा डिस्कशन होगा और एक कंपटीशन होगा रेस का, और उसके आपको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और उसका लाभ भी होगा आपको। यह कहकर हमें भेजा गया। एग्जैक्ट तो क्या हुआ? पेपर लीक के बारे में क्या पूछा सर? वहाँ से पेपर लीक के बारे में हमसे कहा गया कि आपको ये बोलना है कि पेपर का रिजल्ट घोषित करो। इस बात के नारे लगवाए गए, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, पेपर का रिजल्ट घोषित करो, ये नारे लगवाए गए जी। क्या आपने कोई पेपर नहीं दिया? सर हमें पेपर लीक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और ना हमने पेपर लीक को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। हमें ये जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर यहाँ भेजा गया, ठीक है, और हम आए सर, वही बोला घटना धर्मस्थल पर। जी सर। कॉलेज का मालिक का नाम क्या है? हर्ष कुमार दौलत। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जीएसटी सुधार 2025 पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है और अब जीएसटी सुधार उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधार का वादा किया था और अब जीएसटी 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने इसे आम जनता के लिए दीपावली से पहले का बड़ा तोहफा बताया। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक ये सुधार टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाएगा, महंगाई पर लगाम लगाएगा और उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगा। हमारी सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को वादा किया था कि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और जीएसटी 2.0 की शुरुआत हुई। ये बहुत बड़ा जीएसटी बचत उत्सव है जिसकी सौगात दीपावली से पहले आम जनता को मिली है और इस जीएसटी 2.0 के तहत अब केवल टैक्स के 2 स्लैब्स हैं। आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है कि वो आम जनता के दैनिक उपयोग की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो हमारा मिडिल क्लास है या लोअर इनकम ग्रुप है, वो सारी चीजें आज सस्ती हो चुकी हैं। और खास तौर से अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो आज ऐसी 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं गंभीर रोगों की, कैंसर है, हृदय रोग है, रेयर डिजीजेस है, ये सभी आज सरकार ने टैक्स फ्री कर दी हैं। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिन पर सरकार ने जीएसटी को 12% से कम करके 5% कर दिया है। यहाँ तक कि जैसे डायग्नोस्टिक है उस पर काफी खर्च होता आया है आम आदमी का, तो डायग्नोस्टिक्स हो या ग्लूकोमीटर हो, ऐसे जो जरूरी चिकित्सा उपकरण हैं उसमें भी बड़ी राहत है। और खास तौर से हेल्थ इंश्योरेंस हमारे यहाँ लोग नहीं कराते थे क्योंकि 18% तक उस पे टैक्स होता था, तो अब उसको पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि आम आदमी तक जरूरी दवाएं जो हैं वो किफायती कीमतों पर पहुंचे और हेल्थ इंश्योरेंस देश का हर नागरिक का। सपा नेता आजम खान के सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं न्यायपालिका को बेहद धन्यवाद दूंगा, उनके लिए मंगल कामनाएं करूंगा। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं। जब आप सरकार के खिलाफ जेल में हैं तब किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये किसी से छुपा नहीं है। उन पर कई मुकदमे हुए। उनका सबसे बड़ा अपराध है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ कभी नहीं होती। सुनिए और क्या कुछ कहना है चंद्रशेखर आजाद का। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा दिन है। मैं माननीय न्यायपालिका को जो है बहुत धन्यवाद दूंगा और एक ही लाइन से पहले उनके लिए मंगल कामनाएं करूंगा, अच्छे स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की। जो जेल में रहता है उसी को जेल का एहसास होता है। मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं और किस तरह का जब आप सरकार के खिलाफ जेल में हो, जब सरकार आपके खिलाफ हो, तब किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है ये भी किसी छिपा नहीं।
तो जिस तरह मैं 16 महीने जेल में रहा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, उसी तरह से आजम साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उनका एक बड़ा अपराध जो मुझे नज़र आता है वो ये है, हालांकि मुकदमे तो उनके ऊपर बहुत सारे हुए हैं, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। आप ये देखो, एक यूनिवर्सिटी यहाँ सहारनपुर में थी ग्लोकल, उसको बनाने वालों का क्या हाल हुआ, और एक थी ये मौलाना अली जौहर, इसको बनाने वालों का। अगर राजनीति कहीं और नहीं चलती है तो फिर वो जाके चलती है एएमयू में। ये किसी से उत्तर प्रदेश के अंदर छिपावा नहीं। तो बड़े कष्ट का समय उन्होंने काटा, 23 महीने जेल में रहे, लगभग 2 साल। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी जेलों में हैं, दिल्ली में बहुत सारे, उमर खालिद से लेकर सब लोग जेल में हैं। तो ये जो समय था, उनकी पत्नी ने जेल, बीमार होते जेल काटी, उनके बेटे ने जेल काटी, बड़े तकलीफ का समय था। उनसे मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं। वो हमेशा मेरे दुख में, सुख में, मेरी लड़ाई में उन्होंने साथ दिया, और मैं भी लगातार जेल में चाहे अब्दुल्ला से मिला हूँ या आजम साहब से मिला हूँ, या उनके घर परिवार में जो है उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा जी, उनसे जो है मेरी मुलाकात हुई। और जिस तरह उन्होंने मुझसे दर्द बयां किया था, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बस यही कहा कि आप कोशिश कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए, और पार्लियामेंट में भी कोशिश कीजिए कि आवाज़ उठे। तो मैंने पार्लियामेंट में हमेशा जब भी अवसर आया तो मैंने आजम साहब को जो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला गया, ये आवाज़ उठाई, और मीडिया के माध्यम से भी, प्रोटेस्ट में भी अपनी बात को रखा। तो आज मैं बड़ा अपने आप को खुशी के पल महसूस कर रहा हूँ कि एक हमारे साथी जो बड़े सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, आज वो जेल से बाहर आ गए और अपने परिवार के बीच में पहुँचे हैं। और जेल, कोई कुछ भी कहता रहे, जेल जेल होती है, और जेल आपको बहुत कुछ देती है, आपसे बहुत कुछ लेती है। सबसे बड़ा तो समय है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। सैलानियों से गुलजार रहने वाला नैनीताल इस बार की बारिश में सूना नजर आया। लगातार बारिश और पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाओं के कारण पर्यटक यहाँ आने से बच रहे हैं। नैनीताल के अतिरिक्त जिलाधिकारी विवेक राय ने कहा, लोगों के मन में घबराहट की स्थिति बनी हुई है। बहुत ज्यादा वर्षा से प्रभावित रहा, तो बरसात में एक लोगों के मन में एक भय की स्थिति बनती है कि पहाड़ों में बारिश हो रही है तो आपदा हो सकती है। यद्यपि हमारा जनपद और खास करके शहर नैनीताल में आपदा की ऐसी कोई विषम स्थिति नहीं रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी नैनीताल के पर्यटन को एंजॉय करना चाहते हैं, जो नैनीताल आना चाहते हैं, जो नैनीताल की खूबसूरती को, यहाँ की जो हरियाली है और यहाँ की लेक का आनंद लेने चाहते हैं, और पेरीफेरी में हमारी जो 7 और लेकें हैं उसका भ्रमण करने चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की आपदा की स्थिति नहीं है। हमारे सारे मार्ग खुले हुए हैं। कोई मार्ग हमारा बंद भी होता है तो आधे घंटे के अंदर हम उसको रिस्टोर करते हैं। कहीं कोई भी समस्या नहीं है। आप आकर के इस शहर का जो है लुत्फ लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के सीतापुर जेल से रिहा होने पर कहा कि अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आजम खान के खिलाफ लगे मुकदमे वापस हो सकते हैं, तो मैं भी अपने समाज के लिए कह रहा हूं कि यदि आने वाले समय में हम सत्ता में आए तो मैं देश को आज़ाद कराने वाली जाति, जिसमें निषाद सबसे आगे हैं, तो मैं उन गरीब मछुआरों के खिलाफ हुए मुकदमों को वापस लेने का काम करूंगा। हम सत्ता के साथ हैं, सत्ता के साथ रहना और सत्ता की चाबी लेना बहुत बड़ी बात होती है। जमानत मिलने के बाद ये पता चलता है कि अभी न्यायिक प्रक्रिया की सजा नहीं मिली। न्यायालय से जब तक किसी को सजा ना मिले तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। कम से कम आज के दिन में तो आजम खान को बात दूंगा सरकार को हमारी, कि सरकार ने उनके समय पर कागज जमा किया, उचित कागज जमा किया और जमानत हो गई। पैरवी किया इन लोगों ने। आजम खां के साथ नया क्या यादव के घर का कोई आदमी बंद होता है इस तरीके का, तो क्या इसी तरीके से रहते? अब तक तो बहुत कुछ करते हैं लोग। आजम खां है, 4-5 बार सरकार बनवाई है आजम खां ने। अगर वो कह रहे हैं कि आजम खां के मुकदमे वापस हो सकते हैं, तो मैं भी अपने समाज के लिए कह रहा हूं कि समय आने पर अगर हमें सत्ता में पावर आया तो मैं जो देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, जिसमें निषाद सबसे आगे था, ऐसे जो गरीब हैं, झोपड़ी में हैं, जितने पाइपलाइन में इनके पास जितने भी लोकतांत्रिक मुकदमे हैं, जो अपने धरना जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, वो सब मुकदमे मछुआरों पर वापस करने का काम डॉक्टर से। अभी हम सत्ता के साथ हैं। सत्ता के साथ रहना और सत्ता की चाबी लेना बहुत बड़ी बात होती है। क्या ये जो अखिलेश यादव का बयान है बहुत बेहतर नहीं है? क्या मानते हैं ये तो आज के दिन में अब खाली अपना राजनीतिक पहलू है।
जाना चाहिए था समाजवादी पार्टी को और रिसीव करना चाहिए था। कोई आजम खां से उनकी दुश्मनी नहीं थी इतनी कि इन्हें बड़े नेता थे आजम खां, तो बड़े नेता समाजवादी पार्टी का किसी नेता को उनके पास जाना चाहिए। ये दर्शाता है कि हम मौका परस्त हम लोग हैं और हम मौका रहेगा तो हम अवसर का लाभ उठाएंगे। अगर बेचारा कोई दुख में हो तो उसके खिलाफ। आजम खान साहब ने भी चीजों को स्पष्ट नहीं किया जब उनसे बातचीत करी मीडिया ने, तो उन्होंने देखो बसपा में जाने के जमानत मिलने के बाद पता चल जाता है कि अभी न्यायिक प्रक्रिया है, हमें सजा नहीं मिली है और हमारा न्यायालय से जब तक किसी को सजा न हो जाए तो उसे पूरा दोषी नहीं माना जाता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, आज के दिन में राजनीति में चरित्र प्रमाण पत्र लेकर राजनीति नहीं होती है। अगर वो किसी से गलती है, दोषी भी है, तब भी आपके समय कोई खड़ा है तो आपको खड़ा रहना चाहिए था। यही है अंतर, यही राजनीतिक रूप से उन्हें खड़ा रहना चाहिए समाजवादी पार्टी को, चाहे जिस परिस्थिति में आजम खां हो। और इसीलिए कहते हैं कि मैंने कहा ना कि अगर यादव होते आजम खां तो निश्चित रूप से खड़ा होता। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में 70 साल पुरानी सुभाष बनखंडी श्री रामलीला कमेटी में चल रहा विवाद अब सड़क से लेकर थाने तक पहुंच गया। आपसी खींचतान और मुकदमों की लड़ाई के बीच रामलीला के कलाकारों और पदाधिकारियों ने राम लक्ष्मण हनुमान की वेशभूषा में कोतवाली पहुंचकर एक अनोखा प्रदर्शन किया। सभी ने सामूहिक गिरफ्तारी की मांग करते हुए सरकार से न्याय की गुहार लगाई। मौके पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरिराम अरोड़ा और महामंत्री योगेश कालरा ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक रसूखदार लोग और पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ में बैठे लोग कमेटी की संपत्ति पर कब्जा करने की नियत से झूठे मुकदमे करवा रहे हैं। उनका कहना है कि कलाकारों और पदाधिकारियों को रामलीला, राम बारात, दशहरे पर रावण दहन करने से भी रोका गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की कि षड्यंत्रकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सभी झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। वहीं इस विवाद में कुछ स्थानीय निवासियों का भी नाम सामने आया है, जिन्होंने कहा कि उन्हें जबरन इस मामले में घसीटा जा रहा है। कुल मिलाकर रामलीला मंचन से पहले ही विवाद की ये कहानी अब कानूनी और राजनीतिक मोड़ ले चुकी है। रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने सरकार पर बेरोजगारी और पेपर लीक में संलिप्तता के गंभीर आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग की। रामनगर के रानीखेत रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश में हाल ही में सामने आए पेपर लीक मामले को लेकर सरकार की नाकामी और साख पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने इस दौरान सरकार की कठोर आलोचना की और कहा कि यह मामला पूरे प्रदेश की जनता के लिए चिंता का विषय है। हाल ही में मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में आई भीषण आपदा ने जनजीवन और पर्यटन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की कमान संभालते हुए सरकार पर राजनीतिक भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने आपदा प्रभावित गरीब मजदूर और रिक्शा चालकों के बीच राशन सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि जहां सरकारी वाहन नहीं पहुंच पा रहे, वहां हमारे कार्यकर्ता पैदल राहत लेकर जा रहे हैं, सरकार केवल फोटो खिंचवा रही है। गोदावरी थापली ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहत कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को काम नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि आपदा से मसूरी का पर्यटन पूरी तरह से तबाह हो गया है। होटल व्यवसायी, दुकानदार, स्थानीय लोग आजीविका के संकट में हैं। उन्होंने मसूरी के लिए विशेष राहत पैकेज और करों में छूट की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी कांग्रेस के राहत कार्यों की सराहना की और सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। हमेशा से ये मोटो रहा है, ये विश्वास रहा है कि गरीबों की पार्टी मानी जाती है। इसलिए हम जो ये आपदा की घड़ी में सारे मसूरी के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोगों के साथ हैं, उसमें मौजूद हैं, ताकि सभी लोगों की मदद को से राशन वितरण का कार्यक्रम ये आगे भी चलता रहेगा। और मैं अनुरोध करूंगा धामी सरकार से भी कि भाई जो काम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग एक पार्टी के कार्य जिम्मेदार पार्टी होने के नाते काम कर रहे हैं, सरकार को भी बढ़ चढ़ के गरीब लोगों के बीच में आना चाहिए, आम जन के बीच में आना चाहिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को समाधान किया जा सके। क्या मानते हैं? मसूरी की जनता ने भारी बहुमत के साथ यहाँ के विधायक जी को चुनाव में जिताया और उसके बाद उन्हें प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। उस जिम्मेदारी पे वो मुझे लगता है वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। जिस तरह से उन्हें प्रदेश सरकार को और यहाँ के माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी को, व्यापारियों की, होटल व्यापारियों की, सब कच्चे व्यापारियों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं, उस तरह से मदद जिस सरकार को करनी चाहिए उसके 10% भी सरकार नहीं कर पा रही है। हम पूरी पार्टी से पुरजोर विरोध करते हैं इस बात का कि आम जन के साथ इस समय सरकार को रहना चाहिए और गरीब से गरीब आदमी की, चाहे टैक्स के मामला हो, चाहे जो भी सड़क की मामला हो, चाहे हमारे और भी बहुत से मामले हैं, उनको तुरंत शीघ्र उसका निदान करना चाहिए। ठीक है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, जैसे कोरोना काल में भी हम लोगों ने सबसे पहले हम ही लोग ने पहल की थी कांग्रेस पार्टी ने। तो हमारा जो आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें यही है कि हम जितने भी यहाँ पर आपदा ग्रस्त क्षेत्र है जो देहरादून जिले में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है हमारा मसूरी विधानसभा। तो मसूरी विधानसभा के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए और उसमें हमारे 8 सूत्रें मांगे हैं, जिसमें गुलोगी रोड भी है, वो जो 2021 से वो DPR बढ़ाते जा रहे हैं, बजट बढ़ाते जा रहे हैं और उसमें विकास के नाम से बिल्कुल ज़ीरो है, वो है। और हमारे जो पटरी वाले हैं, जो हमारे रिक्शा चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, तो इन लोगों को, जो छोटे व्यवसायी हमारे हैं, उन लोगों को सबको विशेष पैकेज दिया जाए और बिना भेदभाव के, क्योंकि भेदभाव तो हो रहा है बिल्कुल। अभी जहाँ पर आपदा आ रही है वहाँ पर हमारे क्षेत्रीय विधायक जी, वो मंत्री जी वहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं। वो हमारे आंखों देखी हाल है। जिस दिन से आपदा आई है उस दिन से हम लोग बिल्कुल सड़कों पर हैं और वो सिर्फ अधिकारियों को बस डांट फटकार लगा रहे हैं, बाकी उनका कोई योगदान नहीं है और प्लेन रास्ते में चल रहे। हम लोग देखो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वो कैसे क्षेत्रों में वो जा रहे, अभी तक लाशें दबी पड़ी है। ऐसी जगह में आर्थिक मदद की ज़रूरत है। इस समय राशन यहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर पर्यटक आना बंद हो गए और रास्ता बाधित हो गया है। तो ऐसे जगह में उन लोगों का व्यवसाय बिल्कुल टूट गया, तो ऐसे जगह में राशन है। लेकिन जहाँ पर मकान और दुकान सभी उनका ध्वस्त हो गया, तो वहाँ पर आर्थिक मदद की ज़रूरत है। तो हम वहाँ पर भी सरुणा न्याय पंचायत में और मालदेता की साइड में, सहेजधारा की साइड में मेरे जो हस्बैंड है उपेंद्र सिंह थापली, वो वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर वो आर्थिक मदद वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर अभी यहाँ मकड़ेत गांव में हो गया था, तो वहाँ पर भी जाकर हम लोगों ने करा है। तो इस तरह से बहुत जगह करना, जैसे खाबड़ वाले में करा, तो वहाँ पर कुछ तो हम लोग सरकारी, क्योंकि सरकारी मदद, सरकारी जो चेक है वो भी देने नहीं दे रहे विधायक जी, इस तरह से भेदभाव कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि भेदभाव ना हो और जल्दी जल्दी राहत प्रभावित लोगों को पहुँचे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए दूसरों के नाम पर लोन लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस ने शिवम राठौर को भी हिरासत में लिया। आरोपी शिवम राठौर के पिता लक्ष्मी नारायण राठौर ने पुलिस की कार्रवाई से आहत होकर आत्महत्या कर ली। परिवार का झूठा आरोप है कि शिवम को झूठे केस में फंसाया गया है। इस मामले पर एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि बजाज फाइनेंस फर्जी लोन केस में एक आरोपी के पिता ने आत्महत्या की है। परिवार से बातचीत की गई है। कमलेश प्रजापति और विवेक राठौर को सस्पेंड कर दिया गया और 5 अन्य पुलिसकर्मी भी निलंबित किए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। क्या मामला था सर? देखिए, बजाज फाइनेंस कंपनी में कुटरचित दस्तावेज तैयार करके लोन कराने वाले प्रकरण में एक अभियुक्त के पिताजी के द्वारा आत्महत्या जो है कर लिए जाने की एक दुखद घटना जो है वह हुई है। मेरी जो परिवारजन है उन सबसे मेरी वार्ता हुई। वार्ता में यह आया कि जो विवेचक है कमलेश प्रजापति और एक आरक्षी विवेक राठौर, इनके द्वारा जो है परिवारजनों से दुर्व्यवहार किया गया था। तत्काल प्रभाव से इन दोनों को जो है निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जो शिवम राठौर जो पेरोल पे छूट करके आए थे और उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड लगी हुई थी, उस गार्ड के द्वारा जो हथकड़ी नहीं खोला गया था, इसके लिए 5 अन्य पुलिसकर्मियों को जो है निलंबित कर दिया गया है और इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो एडिशनल एसपी को दी गई है और इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। क्या नाम है? आज जाम लगाया, क्या कारण? मेरा नाम सत्यम राठौर है और मेरे परिवार को पुलिस द्वारा 15 तारीख से लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। मेरे पापा को 15 तारीख को रात में डिटेन करके रखा बिना कोई कागजी कार्रवाई, बिना कोई सूचना के। उसके बाद दोपहर में भैया को डिटेन कर दिया। 16 तारीख को पापा को छोड़ दिया इस बात पे कि आप जी 1 घंटे के अंदर मोहर बना के दो, वरना तुम्हारे बेटे तो हम छोड़ ही नहीं रहे, तुम्हें भी और साथ में डाल देंगे और छोटे बेटे को भी डाल देंगे। फिर पापा ने 2-3 बजे बना के दे दी। उसके बाद खबर आई कि 50,000 रुपये भी साथ में चाहिए, तो एक फोटोकॉपी के लिफाफे में 50,000 रुपये और मोहर दोनों लेके गए थे। विवेक राठौर कार खास जो भी हो तो उनको दे दिए गए और वो लेके चले गए। शाम को 11 बजे वो रात में पैसे वापस कर देते हैं 16 तारीख को और कहते हैं कि यार तुम्हें तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो जेल जाएगा। उसके बाद हम लोगों की कोई बात ही नहीं सुनी जा रही। हम कह रहे हैं कि कोर्ट में पेश कर दो हमारे भैया को, चलो ठीक है, उनने जो भी कहा, लेकिन वो लोग
बिल्कुल बर्बरतापूर्वक मारते हुए हमारे घर पे लेके आए, भैया को दुकान की चाबी ली हमारे लड़के को और रात में ही मतलब मोहर बनवाई दुकान पे ही, और सारा काम उन्होंने बिना वर्दी में ही किया और अपनी प्राइवेट गाड़ी हैरियर गाड़ी से उन्होंने यूज किया इसमें, और कोई भी मतलब कानूनन कोई भी काम नहीं किया है। इस बर्बरता की वजह से हमारे पापा बहुत पीड़ित हो गए और यूपी 32 NA 0860 इस गाड़ी का प्रयोग किया गया पूरी कार्रवाई में। पता नहीं चला पुलिस आई और हमारे और भी थे घर पे, कोई पता नहीं पड़ा कि पुलिस आई। पापा से बोला गया वहीं जहाँ डिटेन किया गया था कि तुझे ऐसी धाराओं में रखेंगे, तू किया जाए निर्दोष होते हुए भी साले जीवन भर यहीं सड़ेगा। नोट मिला है, उसमें क्या भाषा लिखी है, क्या है? सुसाइड नोट उन्हीं के पास होगा, वायरल हो रहा होगा, आप देख लीजिएगा, वो हमने पढ़ा। वहीं अगली खबर आगरा से है, जहां जगदीशपुर क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की जानकारी सामने आई है। अवधपुरी चौकी के अंतर्गत 8 नंबर रेलवे फाटक पर एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना की जानकारी उस समय मिली जब राहगीरों ने रेलवे ट्रैक पर युवक का शव पड़ा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।